आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की एंशिएंट हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में। मैंने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया इस टॉपिक को। आपको जस्ट लेक्चर देखना है, एक स्टोरी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और आपको ऐसा देखना है कि कोई मूवी चल रही है। याद करने की कोशिश बीच में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाए फिर आप दोबारा प्ले करके उसको याद कर लीजिएगा। मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन आंसर टेस्ट इंक्लूड करा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जब थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर ले उसके बाद में वो क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में वो क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। तो जरूर लगाइएगा क्वेश्चन आंसर सेट। इस लेक्चर में दोस्तों मैं आपको 5000 साल पहले से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, सिंधु सभ्यता से, और आपको धीरे धीरे करके कहां तक लेकर आऊंगा, 712 ईस्वी, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा था। हम वहां तक आपको मैं स्टोरी के माध्यम से लेकर आऊंगा। दोस्तों 712 ईस्वी के बाद में मध्यकालीन भारत चालू हो जाता है और वहां से मैंने लेक्चर आपको कंप्लीट करवा रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से फोकस्ड हो जाइए। चलिए तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आज से 5000 साल पहले की। जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है कौन सी? सिंधु हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग कहलाते थे। अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई कैसे, पता कैसे चला इसके बारे में। 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगा। और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि जब इन दो नगरों के बारे में पता चला उसके बाद में जो उत्खनन का काम चालू हुआ, खोदने का काम चालू हुआ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार उत्खनन का खुदाई का काम चालू हुआ। इस वजह से इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ओके। हड़प्पा जो शहर था वो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। जबकि मोहनजोदड़ो जो शहर था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। चलिए दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई जिससे इस सभ्यता के बारे में अनुमान लगाया गया। क्या लगाया गया? देखिए तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो कौन सा था? धान्यागार था। तो हमको ये नाम याद रखना है। आगे देखिए, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ के बारे में भी पता चला जो कि कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। इसके बारे में पता चला। आगे देखिए दोस्तों, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? कृषि और पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो वहां पर सभी धातुओं के अवशेष मिले बट लोहे के अवशेष नहीं मिले। तो इससे प्रूफ होता है कि सिंधु सभ्यता में अभी तक यहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। ओके। वो खेती किया करते थे तो वो खेती के लिए जो हल यूज करते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किसका उत्पादन किया? कपास का उत्पादन किया। ओके। देखा जाए कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ तो एग्जैक्टली में इस बात का अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि सिंधु सभ्यता का अंत सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से हुआ है कि वहां पर अकाल पड़ने की वजह से हुआ है। इस बात का अभी तक प्रूफ नहीं मिल पाया है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो चलिए हमारी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। ये हमने बात करी आज से 5000 साल पहले की। उसके बाद समय निकलता गया। भारत में सबसे पहले ईरान के देश के लोगों ने प्रवेश करा जो कि क्या कहलाए? आर्यंस कहलाए। इन आर्यंस ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। ये बात हो रही है दोस्तों आज से 3200 साल पहले की बात हो रही है। ओके। तो इन आर्यंस ने अपना शासन स्थापित कर लिया और इनके द्वारा जो सभ्यता बनी थी वो क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। क्या कहलाई दोस्तों? वैदिक सभ्यता कहलाई। अब वैदिक सभ्यता के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, ध्यान से सुनिए। वैदिक जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। लोहे से बने उपकरण वैदिक सभ्यता में प्राप्त हुए
इसका मतलब यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी। घोड़ा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पशु था। ये आर्यंस अस्त्र शस्त्र और कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड आपको चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले नगरीय सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, सिंधु सभ्यता जिसका अंत हुआ, उसके बाद में क्या आई, वैदिक सभ्यता आई, मतलब एक ग्रामीण सभ्यता आई। और धीरे धीरे वापस से हम कहां पर शिफ्ट हुए, नगरीय सभ्यता की तरफ शिफ्ट हुए। और भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया। अब ये 16 महाजनपद मतलब 16 राज्यों में भारत को बांट दिया गया। कौन कौन से, मगध, अंग, काशी, कौशल, वज्जी, मल्लल, जेदी, वत्स, ये 16 राज्य हैं। इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो कौन सा था, मगध राज्य था। ओके। और सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, अवंतिका राज्य था, उज्जैनी। एमपीपीएससी में क्वेश्चन बनता है ये वाला, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब बात आती है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था, तो ऐसा क्यों? इसका कारण ये था कि मगध जो राज्य था इसके दोनों ओर नदी बहती थी। इस वजह से यहाँ की भूमि जो थी काफी उपजाऊ थी और कृषि योग्य भूमि थी। एग्रीकल्चर यहाँ पर काफी अच्छा होता था। इस वजह से ये राज्य जो था अपने आप में सक्षम राज्य था और काफी मजबूत राज्य था। और दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी जो है वो देखिए मैप में आपको क्लियर हो रहा होगा, मगध के पास से बिल्कुल होती हुई निकल रही है। देखिए विंध्याचल श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है, देखिए जंगल एरिया होता है पूरा। तो मगध जो ऐसा राज्य था, उनको लकड़ियां जो थी वो अच्छी खासी प्राप्त हो जाती करती थी जंगलों से। और यहाँ के जानवर जो थे जंगल के, उनको वो अपने युद्ध में उपयोग किया करते थे। हाथियों का पहली बार युद्ध में उपयोग किस राज्य ने किया था, मगध राज्य ने ही उपयोग किया था इनका। ठीक है, ये 2015 एसएससी का क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मगध जो राज्य था वो काफी शक्तिशाली राज्य था। और दोस्तों हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो पूरा मगध के आसपास घूमेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस बात को। यहाँ पर बहुत सारे राजा आए, अलग अलग राजा आए। इन राजाओं का क्या उद्देश्य था, ये जो 16 महाजनपद के बारे में आप देख रहे हैं, इन 16 महाजनपदों पर कब्जा करना। और सिर्फ एक ही ऐसा राजा था जिसने 16 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था, वो कौन था, सम्राट अशोक। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनिए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, देखिए अंगूर है। कौन सा है, अंगूर। इसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी ट्रिक थी। जो बौद्ध ग्रंथ था उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय। आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा अंगूर वाली इमेज। अब जब भी एग्जाम में अगर ऐसा आएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में किया है, तो वो किसमें किया है, अंगूर में किया है। हमको ऐसे ध्यान रखना है, किसमें किया है, अंगूर में किया है। और अंगूर से हम आसानी से पहुंच जाएंगे अंगुत्तर निकाय तक और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम मगध महाजनपद की, कि कौन कौन से राजवंश यहाँ पर आए, किन किन राजाओं ने राज करा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से वंश इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मगध महाजनपद की प्रारंभिक जानकारी जो मिलती है वो कहां से मिलती है, महाभारत से मिलती है। और मगध की सबसे पहली प्राचीन राजधानी जो थी वो कौन थी, गिरिब्रज थी, राजगृह थी। क्या थी, गिरिब्रज राजगृह थी मगध की सबसे प्राचीन राजधानी। मगध पर सबसे पहले बिंबसार आए। बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी। किसकी करी, हर्यक वंश की स्थापना करी। उसके बाद में शिशुनाग आया, उसने नाग वंश की स्थापना करी। उसके बाद महापद्मानंद आए, उसने नंद वंश की स्थापना करी। और इसी नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो दोस्तों ये हमारा पहला फेज है। इसके बाद और भी वंश आए हैं, हम उनको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। ओके, इन चारों वंश में सबसे इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश। मौर्य वंश से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बट हम इन तीन वंशों को भी कवर करेंगे, जिसमें हर्यक वंश और नंद वंश से भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नाग वंश से आपको बस इतना याद रखना है कि नाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। क्लियर। चलिए अब मैं आपको हर्यक वंश और नंद वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य वंश से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी मगध पर सबसे पहले। तो बिंबसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी। और इस अजात शत्रु की मृत्यु उद्दायन इसके पुत्र ने की थी। और इसी उद्दायन ने, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा और सोन नदी के संगम पर
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी? किसने? इस उद्दाइन ने। बीपीएससी एग्जाम में, बिहार पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सा वंश आया था? नागवंश आया था, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने करी थी। उससे हमको बस संस्थापक का नाम ही याद करना है। उसके बाद कौन सा वंश आया था? नंद वंश आया था। तो चलिए हम बात करते हैं नंद वंश की। इसकी स्थापना किसने करी थी? महापद्मानंद ने करी थी। और नंद वंश के समय में मेसोदोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ में झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था और इसमें सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। और ये युद्ध किस नाम से जाना गया? हाइडे स्पिन के युद्ध के नाम से जाना गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी मृत्यु जो थी सिकंदर की, वो ज्वर की वजह से बेबीलोन में हो गई थी। कहां पर हुई थी? बेबीलोन में। अंतिम शासक जो था नंद वंश का, वो कौन था? घनानंद था। और इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित कर दिया था और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मौर्य वंश की। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनिए बिल्कुल एक एक बात। इस वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। किसने? चाणक्य ने। और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा जो रही थी, वो क्या रही थी? पण रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था और इस सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का नाम क्या था? मेगस्थनीस था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मौर्य वंश के राजपूत का नाम क्या था? तो मेगस्थनीस था। ओके। और इस मेगस्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखी थी। और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का अंत कर दिया था। आगे बात करते हैं हम। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। और इसकी मृत्यु कहां पर हो गई थी? श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में मौर्य वंश का अगला शासक कौन बना? बिंदुसार बना। तो चलिए बिंदुसार की बात करते हैं हम अब। पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जानते हैं। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया था बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना मौर्य वंश का। अशोक की बात करते हैं। देखिए ये सबसे सक्सेसफुल शासक था जिसने ऑलमोस्ट सारे जनपदों को जीत लिया था अशोक ने। तो देखिए बात करते हैं अशोक की। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेन थेलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। तो खोज किसने करी थी? फेन थेलर ने की थी। और सबसे पहले इन शिलालेखों को पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने शस्त्रों को त्याग दिया था और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वृद्धत हुआ। एक नोट ध्यान रखिएगा स्पेशली, अशोक जो था वो देवानाम प्रिय के नाम से विख्यात था। देवानाम प्रिय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये मौर्य वंश खत्म होता है। इसके बाद में कौन सा वंश आया? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने मौर्य वंश तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बात करते हैं कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धत था। इसको युद्ध में पराजित कर दिया पुष्यमित्र ने और शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश के बाद में वासुदेव आए। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना करी और उसके बाद सिमुक आया। सिमुक ने सातवाहक वंश की स्थापना करी और उसके बाद में इस सातवाहक वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को युद्ध में पराजित करा श्रीगुप्त ने और गुप्त वंश की स्थापना कर दी। तो अब हमको क्या पढ़ना है दोस्तों? अगला इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारा गुप्त वंश। तो देखिए दो हाईलाइटेड आपको दिख रहे होंगे, मौर्य वंश और गुप्त वंश। ये मौर्य वंश और गुप्त वंश दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और जो शुंग वंश है, कर्ण वंश है और सातवाहक वंश है, इनके हमको संस्थापक के नाम याद करना है
और इनका सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। इनके सीक्वेंस से और संस्थापक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुंग वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र ने करी। कण्व वंश की स्थापना किसने करी? वासुदेव ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी? सिमुक ने करी, ठीक है। और इसी सातवाहन वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को युद्ध में पराजित करा श्रीगुप्त ने और गुप्त वंश की स्थापना कर दी। तो चलिए दोस्तों, हम अब बात करते हैं गुप्त वंश की। तो देखिए दोस्तों, श्रीगुप्त की बात करते हैं। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच आया और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम आया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी राजकुमारी देवी का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अगला शासक बना। तो चलिए हम बात करते हैं अब समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। महापराक्रमी होने की वजह से इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसको किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। अब शकों के आक्रमण से आप क्या समझ रहे हैं? विदेशी आक्रमण को विफल कर दिया था। ओके। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे, वो किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासन काल में थे। देखिए 3 बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये तीनों विद्वान किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, वो देख लीजिए। आर्यभट्ट जो थे वो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। किसकी? सूर्य सिद्धांत। अगला पॉइंट सुनिए, वराहमिहिर जो थे वो एक क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ये एसएससी 2011-15 का क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। आगे देखिए, कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की है। किसकी? मेघदूतम और कुमार संभव की। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इसके बाद में अगला शासक कौन बना? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की बात करते हैं तो देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने ही की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो इसने भारत में सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? भानुगुप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये गुप्त वंश जो है वो खत्म होता है। जो हम गुप्त वंश की बात कर रहे थे, ये गुप्त वंश का समय चल रहा था 250 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। तो हम 500 ईस्वी तक तो आ गए। अब देखिए इसके बाद हमारा एक छोटा सा सेक्शन बच रहा है। वो क्या बच रहा है? दक्षिण भारत के राजवंश, जैसे चालुक्य वंश, चोल वंश, ये सारे जो वंशज हैं, इन सबको हम, दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश है, इनको हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे विद क्वेश्चन आंसर टेस्ट के साथ में। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि हमको पता होना चाहिए। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद शब्द का मतलब क्या है? ज्ञान है। क्या है वेद शब्द का मतलब? ज्ञान। अब देखिए 4 जो वेद है वो कौन कौन से, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीनतम वेद है और इसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। ये 1028 दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। साम्यवेद की बात करते हैं तो इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। साम्यवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला बात करते हैं हम यजुर्वेद की। इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। और सबसे लास्ट आता है अथर्ववेद। सबसे आधुनिकतम वेद जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। और जादू टोना टोटका अथर्ववेद से ही लिया गया है। अगला पॉइंट आता है हमारा, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कल्हण है। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री ह्वेंगसान हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, जबकि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद करना है, देखिए हर्षवर्धन का ह और ह्वेंगसान का ह, ये दोनों मैच करेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को कहा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा
प्राचीन भारत का जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं स्टोरी के माध्यम से आपको पूरा समझाऊं। दोस्तों अब हमारे सिर्फ दो छोटे-छोटे टॉपिक रह जाते हैं। एक रह जाता है धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म को, और दूसरा हमारा जाता है दक्षिण भारत के राजवंश। ये दोनों टॉपिक बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी जो हमने पढ़ा है अच्छे से, चलिए दोस्तों अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं, तो आप टेस्ट जरूर लगाइए। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो कौन सी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका। बी आंसर होगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो किसने करा था? मगध राज्य ने करा था। तो क्या होगा आंसर? बी आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? तो बंदरगाह क्या नाम था? लोथल बंदरगाह। तो बी आंसर होगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। क्या थी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत? कृषि थी। तो क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। इसके साक्ष्य मिले थे। तो ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तो डी आंसर होगा। देखिए कथन ए बोल रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कथन आर बोल रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। बिल्कुल सही। तो आर जो है वो ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, मतलब ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो किसने लड़ा था? पोरस ने। राजा पोरस ने लड़ा था। तो क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को क्रमानुसार अपने को जमाना है। देखिए नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना करी थी, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और मौर्य वंश। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 मतलब बी आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर हुई थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। उसके बाद बिंदुसार ने अशोक को वहां पर भेजा था। तो क्या होगा आंसर? ए आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। डी आंसर होगा। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात हैं? तो कौन विख्यात है? देखिए दोस्तों अशोक विख्यात था, मैंने आपको बताया था। तो क्या आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इंडिका किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? देखिए मेगस्थनीज ने लिखी है। तो क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो क्या नाम था राजदूत का? नाम मेगस्थनीज था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उसने उपगुप्त से शिक्षा ली थी, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक जो था वो कौन था? चाणक्य था। और चाणक्य जो था वो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो क्या आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इन शिलालेखों को किस लिपि में लिखा गया है? ब्राही लिपि में। ठीक है, ये भी हमको पॉइंट ध्यान रखना है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? देखिए दोस्तों शुंग वंश आया था, उसके बाद आया था कौन सा? कर्ण वंश आया था, उसके बाद सातवाहक वंश आया था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए आप सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? देखिए लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? देखिए लिच्छवी नामक राजकुमारी से किसने विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और लिच्छवी राजकुमारी का जो पुत्र था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। इसलिए समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। तो सी आंसर होगा। भारत देश का नेपोलियन
किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान, तो डी आंसर होगा। मेघदूत के रचयिता कौन है? देखिए मेघदूत और कुमार संभव की रचना किसने करी थी? कालिदास ने करी थी, तो ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वराहमिहिर थे, वराहमिहिर कौन थे? एक खगोल शास्त्री थे, तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, तो बी आंसर होगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन करता है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? तो किसने करी थी? अजातशत्रु ने करी थी। बिंबिसार की हत्या कर दी थी इसने, तो क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो पढ़ने वाला कौन था प्रथम अंग्रेज? देखिए खोज किसने करी थी? फेन थेलर ने करी थी, और पढ़ने वाला पहला कौन था? जेम्स प्रिसेप था, तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, बार बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन ये। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स हमने टॉपिक को पहले अच्छे से समझा, उसके बाद में हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाया। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से हमारा एग्जाम में नंबर बिल्कुल पक्का है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो जो हमने टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं उनसे अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो